अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट तारिक तनवीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं अंगूर के ऊपर। पाकिस्तान में अंगूर की काश्त का 80% जो है वो हमारे सूबा बलूचिस्तान में, जिसमें कोयटा, लोरालाई, चमन, इस तरह के बहुत से डिवीज़न में इसको बहुत ही कामयाबी से ग्रो किया जा रहा है। और कुछ पोर्शन हमारा ऐसा भी है जो KPK में भी उगाया जाता है। लेकिन हमारा देखने में ये आ रहा है कि कुछ इटालियंस हमारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने NARC के साथ मिलकर हमारी कुछ ऐसी वैरायटीज़ भी डेवलप की हैं जो पाकिस्तान के पोटोहार रीजन और इसके साथ साथ हमारे गर्म इलाके हैं जिसमें बहावलपुर है, रहीम यारखा है, मुल्तान है, वहाँ भी बहुत ही कामयाबी से अंगूर को ग्रो किया जा रहा है। पाकिस्तान में अगर हम अंगूर की काश्त की बात करें तो 37,000 एकड़ में पाकिस्तान में अंगूर जो है वो काश्त किया जाता है और इसकी जो सालाना पैदावार है वो तकरीबन 75,000 टन तक पहुँच चुकी है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जिस तेज़ी के साथ पाकिस्तान में अंगूर की फार्मिंग प्रमोट हुई है, इसी तेज़ी के साथ फार्मर ने इसको जो है वो खाना भी शुरू किया है। तो देखने में ये बात ये आई है कि पाकिस्तान में अगर इसकी वैल्यूडेशन जो है इसके ऊपर बिल्कुल बात नहीं की गई और इसके साथ साथ हमने कोई एसेटेबल ग्रेप्स जो है उसके पे काम नहीं शुरू किया और सबसे बड़ी बात थी मार्केटिंग की जो एक्सेस थी वो भी हमारे फार्मर के पास ना हो सकी। और आज वैल्यूडेशन जो थी, हम अभी भी $8 लाख का जो सिरका है वो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं। तो पाकिस्तान में ज़रूरत थी कि हम इसकी वैल्यूडेशन पे बात की जाती, इसकी जो टेबल वैराइटीज़ जो ग्रेप्स की है उसके ऊपर बात की जाती और इसके साथ साथ किसी पैकेजिंग के ऊपर भी बात की जाती कि हमने इसको मंडी तक कैसे पहुंचाना है। तो आज हम मौजूद हैं यहाँ पे इस्लामाबाद में जो है पाकिस्तान नेवल फार्म पे। यहाँ पे डॉक्टर नदीम अख्तर अब्बासी रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिस पे अंगूरों के ऊपर बेशुमार रिसर्च की जाती है। तो आज हम उनसे डिफरेंट जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इनके जो है एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी बात करेंगे, इसके जो है वैल्यूडेशन के एक्सपर्ट उनसे भी बात करेंगे। उसके साथ साथ जो इसकी पैकेजिंग के ऊपर भी हम बहुत सी बात करेंगे और जानेंगे इनसे कि हम अंगूरों की कौन सी वैराइटीज़ हैं टेबल ग्रेप्स के तौर पे लगा सकते हैं और इसकी वैल्यूडेशन कैसे की जा सकती है और इसकी पैकेजिंग जो है वो किस तरह की जा सकती है। तो आइए चलते हैं। जी, मेरे साथ मौजूद हैं शाजिया शरीफ साहिबा, ये एक्सपर्ट किचन गार्डन है। हम इनसे पूछेंगे किचन गार्डनिंग के हवाले से कि ये जो हमारा ग्रेप्स है या अंगूर का जो फल है, किचन गार्डन में इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है और इसको अगर घर में लगाया जाता है और इजाफी फ्रूट को किस तरह ख़वातीन इसको मैनेज कर सकती हैं, इसके क्या हेल्थ बेनिफिट्स किस तरह के हैं और इसको लगाने में क्या एज ए किचन गार्डन आप क्या समझते हैं इसको लगाने में? देखें जी, हेल्थ बेनिफिट्स तो तमाम तर फ्रूट्स के हैं, लेकिन इसको मैं ये समझती हूँ कि ख़वातीन जो कि उम्र के मामले में बड़ी हसास होती हैं, अंगूर उनके लिए बहुत शानदार चीज़ है। ये इसमें एंटी एजिंग एलिमेंट्स हैं। आप लोग अगर चाहते हैं कि आप बड़ी उम्र के नज़र ना आएँ और बुढ़ापे के असरात से आप दूर रहना चाहते हैं तो आपको अंगूर का इस्तेमाल करना चाहिए। अंगूर का इस्तेमाल करना है तो डेफिनेटली इसको अपने किचन गार्डन में भी लगाना है। आप इसका सिरका बना सकते हैं, आप इसे जैम बना सकते हैं, आप इसे मुरब्बा बना सकते हैं, आप इससे जूस बना सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीते हैं बाज़ार से, अगर आपके घर में ये पौधा लगा हुआ है तो आप इसका पूरा साल अपने मेहमानों को इसका जूस सर्व करें। इसके अलावा आप अगर घर में अंगूर है थोड़ा खट्टे हैं तो आप उसकी चटनी बना सकते हैं। और इस तरह बताइए कि आज यहाँ पे आप एज ए टूरिस्ट आई हुई हैं और आज यहाँ पे एक इवेंट भी हो रहा है, तो किस तरह फीलिंग आ रही है इस तरह का बाग के हवाले में बताइए कि क्या कैसा फील हो रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम लोगों ने फितरत से अपना रिश्ता तोड़ लिया है, तो बड़ी अच्छी काविश है कि लोगों को फार्म से कनेक्ट करना, लोगों को फार्म्स तक लेके आना, फितरत के करीब लेके आना। ये दरअसल ज़्यादा ज़िंदगी जीने के मुताबिक है। बेहतरीन, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है सलाम। सर? क्या हाल है? खैरियत से हैं आप? ठीक हैं, से नहीं ठीक जी, अभी है। हम पहुंच गए हैं डॉक्टर नदीम अब्बासी रिसर्च जो है ग्रेप्स का फार्म है वहाँ पे, और ये इनके CEO हैं जो है यासर अली अब्बासी साहब। सबसे पहले बताइए कि ये फार्म जो है ये किस तरह का, जो क्या मोटिवेशन थी इसको बनाने में, और जो हमारे डॉक्टर साहब का जो एक विज़न था डॉक्टर नदीम अब्बासी साहब का, वो क्या विज़न था जिसको लेके हमने ये फार्म डेवलप हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया तारक भाई आपका यहाँ हमारे नर्सरी पर विज़िट का। डॉक्टर साहब देखें, वो एक पुराने पढ़े लिखे बाशऊर बंदे थे और हमारे आपने देखा होगा खिता पोठवार में जब से नौकरियां अपना कैपिटल यहाँ शिफ्ट हुआ जी,
तो लोगों ने फार्मिंग तकरीबन ख़त्म ही हो गई है पटवार रीजन में। बिल्कुल ठीक है। आस्ता आस्ता वक्त के साथ जब से ये कैपिटल बना तो लोगों ने नौकरी की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी, क्योंकि वो मंथली है, बिल्कुल तो सही। ये लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट है, तो इसकी तरफ तवज्जो लोगों की ख़त्म हो गई थी। तो उन्होंने क्योंकि उनका शोबा भी यही था, उन्होंने PhD हार्टिकल्चर में USA से की थी, फिर पोस्ट डॉक्टरेट जो है ऑस्ट्रेलिया से की। बिल्कुल सही। तो यहाँ जब उन्होंने सूरत हाल देखी और प्रो वाइस चांसलर भी रहे हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी के भी, तो उन्होंने 2011-12 में उधर हमारी जगहों पर जो साथ ही है प्रोग्राम में, वहाँ एक आर्चर्ड शुरू करवाया मुझसे। ठीक। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुरू में जब मैंने शुरू किया तो अपने ही अजीज़ो अकारब जितने थे उन्होंने बड़ा कहा कि यार ये क्या आप इधर गंदम और वो जो मकई जो ट्रेडिशनल हमारी यहाँ फार्मिंग कुछ लोग कर रहे थे, बिल्कुल। तो आपने ये क्या शुरू कर दिया है, ये क्यों ज़मीन आपने ख़त्म करके दी, ये इधर किधर होता है। तो वो चीज़ मुझे डिस्करेज करने के बजाय उसने मुझे और इनकरेज किया कि यार ये तो अच्छा है, आप लोगों को मैंने करके दिखाना है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, नॉलेज तो घर में मौजूद थी, हमारे एक इंस्टीट्यूट मौजूद था घर में, बिल्कुल। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उनकी गाइडलाइन में विद इन 2 ईयर जो अच्छी वैरायटीज़ ग्रेप्स की थी जी। वो हमने लगाई। और तीसरे साल जब इवेंट हमने उधर ही किया तो वही लोग कहने लगे यार ये कैसे लगता है, हमें भी इसके पौधे दें। तो मैं समझता हूँ कि ये एक पूरे इलाके के लिए एक रोल मॉडल था कि लोग आकर ख़ुद देखें, इंस्पायर हों और काम शुरू करें। बेहतर जी। यासर अली बासी साहब जो हैं, ये जो पोटहार ग्रेप्स ऑर्गेनाइजेशन के जो चेयरमैन भी हैं, तो इस हवाले से जो ऑर्गेनाइजेशन ये बनाई गई, इसकी क्या रोल्स थे और इसके क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव बनाए गए फिर इस तरह से? सर, इसमें जब शुरू में हमने काम शुरू किया तो मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल भी थी जिनके साथ रब्ता डॉक्टर साहब की वजह से मेरा हुआ, जिसमें USAID का बड़ा अहम रोल है। फिर हमारे जो NARC के इदारे हैं उन्होंने भी हमें अप्रोच किया कि एक अच्छा काम इस इलाके में शुरू हुआ। तो वहाँ से हमने, क्योंकि ये चीज़ फैलाने में बड़ा आम रोल होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के सेटअप में बंदों को, फार्मर्स को, कि इस तरह काम करें, इसमें बेनिफिट है। बिल्कुल ठीक। फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसी का आज नतीजा है कि हमारा मॉडल फार्म बनाया गया है। फिर ये आज सर्टिफाइड हमने नर्सरी बना ली है। सही। और खित्ता पोठवार में इस टाइम कम अज़ कम 3-4 हज़ार एकड़ पर ग्रेप्स जो है वो आपकी इसी तैयार है। ऑर्गेनाइजेशन की वजह से? जी, पोठवार ग्रेप्स ऑर्गेनाइजेशन की वजह से। तो मैं समझता हूँ कि ये ऑर्गेनाइजेशन ही का नतीजा है कि आज हम एक सर्टिफाइड नर्सरी, हाँ, क्योंकि इससे और एक पहले मॉडल फार्म और एक मॉडल फार्म हमारे पास मौजूद है, लोगों को ये देखने के लिए कि प्रैक्टिकली ये काम हो सकते हैं, और थोड़ा सा इसमें सब्र है। बिल्कुल। अभी जो डॉक्टर नदीम अब्बासी रिसर्च ग्रेप्स का जो फार्म है, इसके ऊपर कौन कौन सी वैरायटीज़ ऐसी हैं सर्टिफाइड हैं जो आप फार्मर को भी रिकमेंड कर रहे हैं? सबसे पहले मैं जो नए फार्मर्स इस फील्ड में आ रहे हैं जी। उनको ये रिकमेंड करूँगा कि उन्होंने सबसे पहले अपने एरिया जो क्लाइमेट है ना, एनवायरनमेंट के मुताबिक चीज़ें देखनी है कि आया कौन सी वैरायटी हमने यहाँ लगानी है, और वो मस्ट अपने जो एग्रीकल्चर ऑफिसर है उस एरिया का उसके साथ कंसल्ट करें, जी। और जो सरकारी मुलाजम हैं, ठीक। ऑफिसर्स हैं, उनको चाहिए कि वो खुद फील्ड में जाएँ और लोगों को गाइडलाइन दें। हमने जी इसमें मुख्तलिफ वैरायटीज़, जैसा शुगरा 1 आप देख रहे हैं जी। ठीक है सर, विट्रो ब्लैक भी है, ठीक है। वो फुली इसी में ब्लैक होता है। ठीक। बहुत अच्छी ये वैरायटीज़ हैं। फिर हमारे पास कुछ फ्लेवर्स भी मौजूद हैं, अच्छा। जिस तरह लीची का टेस्ट आपको ग्रेप्स में मिलेगा, बिल्कुल। पीच का टेस्ट मिलेगा, वाह, मैंगो का आपको ये तो बहुत टेस्ट। अमेजिंग बात है। सर, ये हमारे पास कुछ ऐसी वैरायटीज़ हैं हाँ, जो हमने अभी, इनके मदर प्लांट्स हैं हमारे पास, ठीक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट विद इन 2-3 ईयर्स हम कमर्शियल लेवल पर इसको जो है तो सेल इसकी करेंगे। नर्सरी भी यहाँ से अवेलेबल है सारी की सारी? जी बिल्कुल, नर्सरी मौजूद है जी। जो यासर साहब ये बताइए कि इसके ऊपर कौन सी हम क्लाइमेट किस तरह का चाहिए होता है अंगूर को? जो हमारा ये पोठहार का रीजन है, ये तो आप देखिए ये बहावलपुर में और हिमयार खां और बाकी गर्म इलाकों में बड़ी कामयाबी से अंगूर जो है ना ग्रो हो रहा है। तो इसके लिए क्लाइमेट किस तरह का, साइल कैसी चाहिए होती है इसको? सर, इसको गर्म रतूब आबो हवा चाहिए, ठीक। और
ये जितनी वैरायटी है ये अर्ली वैरायटी है, क्योंकि ये जुलाई से पहले हार्वेस्ट हो जाती है। मतलब मानसून से पहले जी इसने हार्वेस्ट होना है। जुलाई तो जो बारिश होती है मानसून की, क्या उसका कोई बैड इफेक्ट आता है इसके ऊपर? जी बिल्कुल उसका, क्योंकि अगर लेट तैयार होगी तो ये इसके जो जिल्द है वो बहुत बारीक है, ये ख़राब हो जाता है और आपका फल ज़ाया हो जाता है। खर्चे की बात करते हैं सबसे पहले, तो पर एकड़ जो है कितने प्लांट्स जो है ना वो आप रिकमेंड करते हैं, कितने प्लांट्स लगते हैं और उसकी कितनी इसके ऊपर खर्चा आता है इसके ऊपर? सर 1 एकड़ में तकरीबन 750 हमारे प्लांट्स थे। बीच में हमने आपने देखा होगा रो भी छोड़ी है 10 बाई 12 ये रोज टू रोज कितना फासला आपने छोड़ा? ये तकरीबन हमने पहले तो खैर 12 छोड़ते थे, अभी 8 फुट पर हमने तंग कर दिया। अभी हमने ये अभी पुराना है। प्लांट टू प्लांट कितना फासला है ये 10 फुट था, लेकिन अभी हमने कम कर दिया ये जितने, ये क्योंकि मदर प्लांट्स हैं तो ये इसलिए कम है। फार्म पर भी जो है वो हमने पुराने जो लगे हुए थे 10 फुट है, अभी हमने 8 फुट कर दिया। तो इस हिसाब से 8 फुट रोज टू रोज और प्लांट टू प्लांट 5 फुट के हिसाब से आप कह रहे हैं कि 750? नहीं, वो पुराने जो था वो 750 था। अभी अगर हम वो करें तो वो तकरीबन 1100 के लगभग 1100 लगते हैं। ठीक। लेकिन जो पुराना हमारा वो मॉडल भी था उसमें भी ठीक ठाक प्रॉफिट है एक फार्मर को। बिल्कुल ठीक। तो अगर हम 750 प्लांट्स की एवरेज निकालें और इसको एवरेजली 15 kg भी निकालते हैं जी, तो इस हिसाब से कितने टन आपका पर एकड़ प्रोडक्शन क्या है इसकी? तकरीबन ये बन जाता है, अगर 750 पुरानी रेशियो हम रखें तो 11 टन के लगभग ये बन जाता है। इसके अलावा जो आपने ये पिलर्स लगाए हुए हैं, टिलर्स जो हैं, इसकी क्या कॉस्ट आती है पर एकड़ इसकी? जो 1 एकड़ हमारी तैयारी करने में फार्म था वो तकरीबन 7 से 8 लाख रुपया आता था पर एकड़। ठीक है। तो अगर कॉस्ट इसमें सिविल का अगर ज़्यादा कीमत बढ़ती है तो थोड़ा ऊपर चला जाएगा, अगर कम होती है तो कम हो जाएगा। इसका मतलब आप कह रहे हैं कि 7-7.5 लाख रुपए पर एकड़ इसका लगाने का खर्चा है। खर्चा हो रहा है। अब इसको अगर हम लगाते हैं तो कौन सा बेस्ट टाइम है पौधों को लगाने का? बेस्ट टाइम कौन सा है पौधे जब हम शिफ्ट करें इसकी? सर बेस्ट टाइम जो है वो फरवरी मार्च और स्टार्ट ऑफ अप्रैल, इससे बाद नहीं लगाना चाहिए। और ये बेस्ट टाइम है इसका। बेस्ट टाइम है। अच्छा, उसके बाद आप कितने साल में पौधा जो है ना वो फ्रूट देना शुरू कर देता है जब आप लगाते हैं इसे? दूसरे साल इसका फ्रूट आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ठीक। और तीसरे साल फुल जो है फ्रूटिंग पर आता है। और पौधा लगाने के बाद या साहब इसकी कितनी लाइफ होती है पौधे की? जैसे कई मुल्कों में अभी हम पढ़ रहे थे वो कह रहे थे 100 साल से भी ज़्यादा इसकी लाइफ है, तो यहाँ पे आप क्या समझते हैं इसकी कितनी लाइफ है इस पौधे की? जो लाइफ जो क्वालिटी फ्रूट है ना जी वो तकरीबन 35 से 40 साल ये देता है। ठीक। तो बाकी एज के साथ वो उसकी फ्रूटिंग कम हो जाएगी, लेकिन वो प्लांट रहता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और बताइए कि इसको इसकी ट्रिम करना कितना ज़रूरी होता है, इसकी कटिंग करनी इस सीज़न से पहले? सर ये बहुत मैं समझता हूँ फार्मर्स को समझने वाली चीज़ है। जैसे यहाँ पे आप देखें ना, आपने कटिंग की हुई है। जी जी जी, ये बहुत टेक्निकल काम है। और जब ख़ज़ां का मौसम आता है, पत्ते इसके झड़ रहे होते हैं, ठीक है, तो इसलिए आपने वैरायटी को देखकर उस तरीके से, बाज़ लोग मैंने देखा है कि वो घरों में उन्होंने लगाए हुए होते हैं, तो काटने पर आए तो क्या पता शुरू से ही काट दें। बिल्कुल सही। तो ये जो प्रूनिंग हुई है इसको कौन सी प्रूनिंग आप कहेंगे? ये सर ये तो वैसे ही हमने कटिंग की है, ये प्रूनिंग नहीं है, क्योंकि हमने फ्रूट जस्ट उसको रोशनी और हवा क्रॉसिंग के लिए हमने किया है। तो केन प्रूनिंग और स्पर्ट प्रूनिंग का थोड़ा सा अगर बताएं डिफरेंस क्या है और कौन सी वैरायटीज़ में कौन सी प्रूनिंग होती है? जो अपना स्पर प्रूनिंग है वो इनमें शुगरा, विट्रो और इनमें होती है। ठीक। उसमें कम से कम 15 सेंटीमीटर हमें ये छोड़नी पड़ती है आगे बर्ड्स के लिए। ठीक। जिसके ऊपर फ्रूटिंग होती है। सही। और कैन प्रूनिंग जो है वो दूसरी है, फ्लैम सीडलेस हो गया, किंग रूबी हो गया, NARC ब्लैक हो गया, इनके साथ हमने कैन प्रूनिंग करनी है। और वो तकरीबन ये साइज़ होता है 3 बर्ड्स जो है, बिल्कुल वो हमें छोड़ने पड़ते हैं। बिल्कुल ठीक। तो इसमें फ्लावरिंग टाइम स्टार्ट होता है, वो कौन सा टाइम होता है इसका? ये अप्रैल में इसके पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं, कोंपलें। हाँ जी। और साथ ही जो है एंड में, अप्रैल के एंड में इसके फूल शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। और इसको पानी की रिक्वायरमेंट कितनी होती है जब फ्रूट आ रहा होता है? कब ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, कब कम होती है इसकी? ये है कि अगर आपके पास ड्रिप सिस्टम लगा हुआ हो फिर तो अच्छी बात है कि आप जो ही पौधे को देखें कि उसकी ज़मीन सख्त हो रही है तो आप उसको लगा सकते हैं। अदरवाइज़ महीने में जो है ना वो
कम 4 या 5 मैक्सिमम इसको जब इसकी फ्रूटिंग टाइम। फ्रूटिंग टाइम। और इसको पानी रोकना कब होता है इसका सारा? जब पक कर तैयार हो जाए तो फिर हमने थोड़ी देर इसको जो है ना वो इसका रोक देना है। तो यह सब ये बताइए कि पर प्लांट कितनी प्रोडक्शन आप जो है ना लेते हैं इसके साथ? इसमें क्वालिटी फ्रूट जो है ना वो हमने 15 से 20 किलो। तो अगर हम 750 प्लांट्स की एवरेज निकाल लें और इसको एवरेजली 15 kg भी निकालते हैं जी, तो इस हिसाब से कितने टन आपका पर एकड़ प्रोडक्शन क्या है इसका? तकरीबन ये बन जाता है, ये अगर 750 पुरानी रेशो हम रखें तो 11 टन के लगभग ये बन जाता है। और ये बड़ी अच्छी है। दुनिया में अभी जो एवरेज मानी जाती है वो 20 टन जो है ना पर एकड़ जी उसकी वो निकालते हैं। तो मेरा ख्याल हम बहुत पीछे हैं, लेकिन ये बड़ी अच्छी आप ले रहे हैं, क्योंकि एवरेज हमारी पाकिस्तान में बहुत कम एवरेज है। अभी हमारा 37,000 एकड़ में जो है अंगूर जो है पाकिस्तान में जो डाटा निकल रहा है उसमें 75 लाख टन जो है, तो इस हिसाब से हमारी वो 2 से 2.5 जो टन है ना पर एकड़ की प्रोडक्शन, जो कि बहुत थोड़ी है दुनिया से, और आप इसकी ले रहे हैं 11 टन इसकी। बिल्कुल, अभी तो 11 टन है, क्योंकि ये हमारा पुराना तरीका जो था उसके अभी जो नया तरीका हम फार्मर को कह रहे हैं कि अडॉप्ट करे, उसमें हमने एक तो रोज़ का जो फासला है वो कम कर दिया और प्लांट टू प्लांट फासला, तो वो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा आ रहा है उसमें वो बिल्कुल जी ज़्यादा हो रहा है। तो 11 टन के साथ क्या पर केजी प्राइस इसकी आपको मिलती है और टोटल पर एकड़ कितनी इनकम आपको होती है? आपके मैं समझता हूँ प्रोग्राम की वजह से कुछ हमारी एफर्ट जो से आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है जी हमारी एफर्ट से जो फोटोहार है जो है ना ग्रेप्स जी, ऑर्गेनाइजेशन जो है। तो उसकी वजह से अभी नेस्ले और मुख्तलिफ लोग इसमें शामिल हो गए हैं ठीक है, और अब उन्होंने 100 रुपीज़ पर केजी ठीक है, फार्म से पिक भी करना है और लेकर भी जाना है। बेहतरीन। तो इसका मतलब ये है कि 11 टन को आप देखो 11 लाख रुपये पर एकड़, जी तकरीबन। तो ये फार्मर को इकनॉमिक, ये तो बड़ी अच्छी इकनॉमिक्स है। अच्छा, दूसरा जैसा सर ये बताएं कि जैसे अभी आपने इससे 11 लाख रुपए पर एकड़ से कमा लिए, तो जो दरमियान में जगह पड़ी है थी इसके साथ कोई इंटरक्रॉपिंग करते हैं आप, इसके साथ कोई और चीज़ें भी लगाते हैं इसके? जी बिल्कुल, हमने बल्कि साथ दूसरी रो में हम चलें वहाँ आप देखेंगे कि स्टीविया के हमने लगाए हुए हैं। ठीक, इसी तरह हमारे पास जीवन गार्लिक पड़ा हुआ है ऊपर, आपने देखा होगा, वो भी हमने इन्हीं रोज़ के अंदर अच्छा, बेडिंग में जी वो बेहतरीन। लगाया इसका था। मतलब जो आप बाकी सारी चीज़ें हैं वो एडिशनली इसके साथ जो है जी, ना वो आप बिल्कुल। लगाएं। खादें और बीमारियों के ऊपर थोड़ा सा बता दें। खादों का ये है कि वो हम तो ऑर्गेनिक रिकमेंड करते हैं जितने भी हमारे फार्मर्स हैं। ठीक है, दिसंबर में ये है कि हम कहते हैं कि 250 ग्राम से 300 ग्राम जो है NPK पर प्लांट पर प्लांट एवरेज। जी बेहतरीन, मतलब आप पर एकड़ की बात ही नहीं कर रहे, आप कह रहे पर प्लांट की एवरेज निकाल जी। लें 250 से 300 ग्राम NPK NPK वो कर दें, और बाकी हम मन्योर का ही रिकमेंड करते हैं, recommend या जो अगर किसी के पास लीफ का खाद तैयार पड़ी हो वो कर लें, ताकि सारा जो है ऑर्गेनिक ही हो। और इसके ऊपर पेस्टिसाइड भी हमने वो रिकमेंड नहीं करते, कोरियन कुछ चीज़ें या जो पुराने तरीके होते थे धुआं लगा कर या इस तरह, वो हमने तो ज़्यादा कौन सी वैसे मेन बीमारी है जो फार्मर्स को आपका समझते हैं कि पता लगना बड़ा ज़रूरी है कि ये बीमारी कॉन्शियसली फार्मर उसको ध्यान में रखे कि ये बीमारी अगर होगी तो हमें इसका तदारक करना है इसका? सर इसमें फफूंदी जो है वो बहुत इसके ऊपर, क्योंकि आपने देखा होगा कि इसका जो पत्ता है, लीफ जो हैं वो बहुत नाजुक हैं, ठीक, तो वो बहुत अटैक होता है। और उसमें हमारे जो फार्मर्स हैं, मैं समझता हूँ उनकी थोड़ी सी अवेयरनेस ना होने की वजह होती है ठीक, कि वो जब इसकी शाखें निकल आती हैं तो वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो उसमें रोशनी का गुजरना और हवा का गुजरना वो ख़त्म हो जाता है और उसके अंदर फफूंदी जो है वो बीमारी तेज़ी से शुरू हो जाती है। तो उसकी रोकथाम के लिए और उसके ऊपर निगाह रखना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए प्रॉपर आप स्प्रे कर दें। और कौन सी स्प्रे आप रिकमेंड करते हैं? मैं समझता हूँ कि कैप्रीटॉप का फूल निकलने से पहले एक स्प्रे या 2 कर दें, वो बेहतर है। यह साहब डॉक्टर नदीम अब्बासी साहब का ये जो रिसर्च फार्म है जो ग्रेप्स के हवाले से आपने बनाया, इस पे जो आपने नई वैरायटीज़ इंट्रोड्यूस कराई हैं, जो आपने नर्सरी बनाई है, मैं समझता हूँ नर्सरी को भी हम अपने नाजरीन को दिखाएं कि नर्सरी लगाने की क्या तदाबीर होती हैं, किस तरह हम पौधों को आगे बढ़ा सकते हैं, और उस काम को अगर हमारा फार्मर अडॉप्ट करता है तो उसकी क्या इकनॉमिक्स हो सकती है। तो मेरा ख्याल हम आपकी नर्सरी भी उनको दिखाते हैं। जी प्लीज़ आइए। जैसा भाई ये ज़बरदस्त नर्सरी आपने बनाई हुई है, तो ये बताइए कि ये कटिंग जो आप लेते हैं ये कब लेते हैं इसकी कटिंग? ये दिसंबर के एंड में ही होती है, जब हमारी प्रूनिंग कार्य होते हैं हाँ। तो उसी टाइम होती है। और ये कितने पौधे आप अभी आपके पास रेडी हैं यहाँ पे?
ये 50,000 के लगभग अभी हमारे पास रेडी हैं। ठीक। और इसमें डिफरेंट वैरायटीज़ हैं और हमने हर एक वैरायटीज़ के साथ आपने देखा होगा टैगिंग हमने की हुई है। बिल्कुल टैग लगे हुए हैं ठीक आपके। है। ये आपने प्रॉपर्ली टैग लगाए हुए हैं सारे इसके जी। साथ। तो इसमें आप बताइए कि एक पौधे के ऊपर क्या कॉस्ट आती है आपकी इसको तैयार करने में? आप कटिंग जब दिसंबर में आप कटिंग लेते हैं, इसकी आप बैग्स भरते हैं, मैं समझ रहा हूँ कि हमें थोड़ा सा डाटा चाहिए कि हमारे फार्मर जो हैं अगर आपसे मदर प्लांट लेते हैं और अपनी नर्सरी रेडी करते हैं तो वो कितना ज़्यादा इसमें प्रॉफिट ले सकते हैं इसके साथ? देखें, इसमें हमने तो प्रूनिंग तो करनी है। प्रूनिंग तो आपने करनी है। ठीक है। आप तो बजाय इसको आप डानी को या शाख को फेंकें, हम ज़ाया आप करें, इसको काट के इसकी नर्सरी तैयार कर नर्सरी तैयार कर लेते हैं और उसके ऊपर कास्ट आपकी पर केजी के हिसाब से ये लिफाफा मिलता है। ठीक है। ठीक है। और तो कितने आप समझते हैं 4 से 5 रुपए फी पौधा खर्चा आ जाता होगा? तकरीबन या 10 रुपए 10 रुपीज़ तक 10 रुपीज़ मट्टी वगैरह डालकर लेबर डालकर 10 रुपीज़ का। बिल्कुल ठीक। तो ये 50,000 प्लांट हैं आपके। जी। तो अगर हम 10 रुपए के हिसाब से देखें तो ये समझ लें कि आप 5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट है। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। और इसमें आप शेड वेड भी बन गए और चूँकि 50,000 रुपये तो टोटल आपके बैग्स का आ गया। ये बैग्स का और उन चीज़ों का हो गया। बाकी शेड तो वन टाइम आपकी इन्वेस्टमेंट है। ठीक। यहाँ पे जो सर्टिफाइड प्लांट है आपका, अच्छा ये सर्टिफिकेशन जो होती है ये कौन सा अदारा पाकिस्तान में करता है इसका? ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है हमारा, फूड एंड सिक्योरिटी वाले, और वो इसको सर्टिफाइड वो करते हैं। तो certified। आपकी सर्टिफाइड नर्सरी ये है। सर्टिफिकेशन हमने तो करा। इसका फी प्लांट की क्या प्राइस है इसकी? फ्लैम सीडलेस हो गया, किंग रूबी, शुगरा वगैरह, ये इनकी हम कर देते हैं तकरीबन 150 से 200 रुपये पर प्लांट जो है। ठीक है। अगर आप 150 रुपीज़ का एक पौधा आपका कंसिडर करते हैं और आपके 50,000 पौधे हैं, वैसे तो आप पौधे ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं, लाख तक भी जा सकते हैं एज पर डिमांड। तो अगर 50,000 पौधों को तो ये तकरीबन 75 लाख रुपए बनते हैं आप। जी तकरीबन। और मैं समझता हूँ कि जो आपकी लेबर के अखराजात हैं या बाकी जितना इसकी मेंटेनेंस का है, जो इसकी इरिगेशन का है, तो वो आपके खर्चे और प्लस आपकी सेविंग ठीक ये तो ठाक हो बहुत जाती बड़ा है। जो है ना, ये ठीक ठाक इट्सेल्फ से। एक बिजनेस है पूरा। जी पूरा बिजनेस है। और मैं समझता हूँ कि जो फार्मर है हाँ। अभी पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि इससे पहले कोई भी नहीं था कि सर्टिफिकेशन हो या ये प्रॉपर सर्टिफाइड प्लांट्स आगे जाएं। बिल्कुल ठीक। फर्स्ट टाइम हमारी नर्सरी हमने करवाई और कुछ 8-10 और हुई हैं अभी। अब देखिए कि हमारे पोठोहार में बेशुमार लोगों ने कुछ ऐसा टाइम भी आया था जिसमें उन्होंने अपने पूरे के पूरे बाग ख़त्म कर दिए थे। तो उसमें जो मेन समझ आ रही थी, एक तो हमने वैल्यूडेशन के ऊपर हमने काम नहीं किया। अभी जो इसका रेजन्स है और इसकी सौगी जो बनाई जाती है, इसकी जो डिफरेंट इसके बाई प्रोडक्ट्स हैं, जैसे अंगूरी सिरका है या बाकी चीज़ें हैं, उसके ऊपर हमने बड़ा काम करने की बड़ी ज़रूरत है। और साथ में इसकी पैकेजिंग के ऊपर काम करना बड़ा ज़रूरी है कि हम फार्म से मंडी तक और फार्म से कंज्यूमर तक जो हमने अंगूर के फल को पहुँचाना है, उसकी कैसे पैकिंग होगी और उसको किस तरह से हमने जो है ना बड़े सेफ़ तरीके से हमने अपने कंज्यूमर तक लेके जाना है। तो हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, बड़ा आपको हम जो है ना बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, आपने ये यहाँ पे बहुत बड़ा काम किया है। इसके लिए एक्स्ट्रा से कुछ पैसे होते हैं या इसी आप बॉक्स की कीमत में ब्रांडिंग करके देते हैं? तो हमारा होता है वन टाइम पॉलीमर चार्ज, या होता है आप अपने लोगों का छोटा सा पॉलीमर बनाते हैं, हम हर किसी उसके ऊपर कर देंगे। फार्मर के लिए सबसे बड़ा जो मसला होता है वो होता है कि अपने फार्म से लेकर उसे मार्केट तक कैसे प्रोडक्ट को पहुंचाना है और उसे कंज्यूमर तक कैसे लेके जाना है। तो रोशन पैकेजेस लिमिटेड जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, आज उनकी डायरेक्टर्स हमारे साथ हैं जो मार्केट को देखती हैं, रिजा तैयब साहिबा। तो इन्होंने जो बॉक्सेस बनाए हैं डिफरेंट इसकी पैकेजिंग के लिए, उसके बारे में इनके साथ हम बात करेंगे, इसका क्या फ़ायदा है और हमारे फार्मर जो है इसको लेके कितना अपने पर एकड़ इनकम को बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच रिजा तैयब, आपने हमें ज्वाइन किया। और सबसे पहले बताइए कि जो आपने बॉक्स डिज़ाइन किया है, आपकी जो कंपनी है उसके थोड़े से बारे में बताइए, ये जो रोशन पैकेजेस लिमिटेड है इसके बारे में। सो रोशन पैकेजेस लिमिटेड हमारा आगाज़ हुआ था उर्दू डाइजेस्ट के साथ। इट इज़ अ फैमिली रन बिजनेस बट वी आर अ पब्लिकली लिस्टेड कंपनी। उर्दू डाइजेस्ट के बाद हमने शुरू किया फ्रूट और वेजिटेबल का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो वहाँ से हमें पता चला कि फ्रूट और वेजिटेबल में
हमारे है तो बहुत उम्दा। फ्रूट हमारा बहुत अच्छा है। हाँ, फ्रूट लेकिन हमारा पैकेजिंग में बड़े इश्यूज थे। हमारे पर बैन्स लग चुके थे अमेरिका, यूके, यूरोप में। वो कहते थे कि आप लोगों का जो फ्रूट आता है वो पेस्टिसाइड्स होते हैं, उसके अंदर कीड़े मकोड़े होते हैं, आप लोग वुडन क्रेट्स में भेजते हैं। मसला तब था कि वुडन क्रेट्स में जा रहे थे। तो फिर आपने उसका क्या सोल्यूशन दिया? हाँ, जब हमने एक्सपोर्ट करना शुरू की, हमें चाइना से मंगवाने पड़ रहे थे डब्बे। हमने कहा हम एक्सपोर्ट क्यों करें डब्बे, इसमें मुश्किल क्या बात है। तो फिर तब हमने निकाले ये कॉरेगेटेड डब्बे, जो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ही बड़ा लाइट वेट है, बहुत लाइट वेट है। पहले मटेरियल कौन सा यूज करते हैं? पेपर है, रिसाइकल्ड पेपर है ये मोस्टली। सो अराउंड 80 to 90% ऑफ आवर पेपर इज रिसाइकल्ड। आप एज अ कंपनी इफ यू केयर अबाउट सस्टेनेबिलिटी, रिसाइक्लेबिलिटी, आप हमें बता सकते हैं कि हम रिसाइकल पेपर यूज करें। द अदर थिंग इज इवन दो द पेपर इज रिसाइकल्ड, बिकॉज वो इतने हाई टेम्परेचर से गुजरता है कि वो सारे माइक्रोब्स, बैक्टीरिया वगैरह किल हो जाते हैं। सो फ्रूट और वेजिटेबल्स के लिए, स्पेशली फ्रूट के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो अब ये जो टोकरियाँ आप देख रहे हैं ना, ये जो प्लास्टिक की हैं, इनमें ये आप जब आप रीयूज करते रहते हैं, इनके अंदर बैक्टीरिया रहता है, माइक्रोब्स रहते हैं, नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स आप वॉश कर रहे हैं। ये 200 डिग्रीज में आपको बन के आता है ये पेपर, तो उस वजह से ये बिल्कुल ही सेफ और हाइजीनिक होता है। तो इसमें कौन सा मटेरियल जो है ये बायोडिग्रेडेबल है, ये डब्बा जो है? बिल्कुल रिसाइक्लेबल है। या आप इसको जमीन में डालें तो कोई मसला नहीं है, या आप इसको फर्टिलाइजर भी मतलब यूज होता है, कंपोस्ट जो है। हाँ, तो इसमें ये जो अभी आपने बॉक्स बनाया है, इसके और क्या बेनिफिट्स आप फार्मर्स के लिए इसमें आप जो है बताते हैं? उसके अलावा देखें, आप अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं उसके ऊपर। हमने ये एक जेनेरिक सा ब्रांडिंग की हुई है उसके ऊपर। अगर फार्मर चाहे तो अपना लोगो इधर लगाए, जिस तरह की भी वो ब्रांडिंग चाहता है हम उसको 360 डिग्री ब्रांडिंग दे सकते हैं। वो चाहे अंदर से भी ब्रांडिंग हो, अंदर से भी ब्रांडिंग हो सकती है। आप देख सकते हैं कि हम किसी भी इसको साइज में बना सकते हैं। ये हमारा सबसे छोटा साइज ही है, उससे बड़े हमारे मैंगो बड़ा अच्छा देखिए इसमें अगर पैकिंग की गई है, बड़ा अच्छा नजर आ रहा है पैकिंग करके भी। हाँ, लग तो ये बहुत अच्छा रहा है। और मतलब इसमें 1 to 2 kg आराम से आ जाता है। 3 kg भी कुछ लोग डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन वेट ये बहुत बेयर कर सकता है, क्योंकि ये है कॉरेगेटेड शीट। जो कॉरेगेटेड शीट होती है वो आप इसको अगर देखें यहाँ से काफी मजबूत है। इसको ये प्लाई होती है ना, 5 प्लाई। जब हमने इसको ये डबल लॉक लगा दिया ना, 15 प्लाई बन गई। तो इसकी आप स्ट्रेंथ चेक करें उस हिसाब से। तो ये इसको देखिए, अगर हमने बहुत जगह पे एक्सपोर्ट करना होता है जहाँ से हमने अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल, तो इनसाइड पाकिस्तान में जो है इसका भी बड़ा स्कोप है। इसके ऊपर बताइए कि अगर कितना हमारा जो फार्मर है कितने बॉक्स आपसे बनवा सकता है, कम से कम कितनी उसकी जो है ना ऑर्डर होता है, उसके ऊपर थोड़ा फार्मर थोड़ा गाइड कर। तो हमारा एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है roshpack.com, वहाँ से आप 1 डब्बा भी, 2 डब्बा भी, 3 डब्बा भी उठा सकते हैं। तो वहाँ पे हम आपको सेमी कस्टमाइज ऑप्शंस देते हैं जो लोकल फार्मर्स होते हैं। और हमारी जो R&D लैब है, दैट इज स्टेट ऑफ द आर्ट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को, ISO स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है। तो अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल हमने रशिया भेजना है ऑन लैंड, तो वो हम एक बिल्कुल ही डिफरेंट डब्बा बताएंगे आपको, एज अपोज टू हमने शिप से भेजना है दुबई, वो एक बिल्कुल डिफरेंट डब्बा बनेगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक सारी डिफरेंट होगी। उसके अलावा फ्रूट को प्रिजर्व करने के लिए फॉर एग्जांपल एक तो है ये जो होल्स बने हुए हैं, इससे एयर नहीं रुकती। दी अदर थिंग इज इसको हम थोड़ा वाटरप्रूफ लेयर लगा देते हैं, वैक्स की कोटिंग भी कर सकते हैं, तो उस वजह से वो ह्यूमिडिटी और वाटर से भी बचाता है। बिल्कुल ठीक। तो ये तो फार्मर के लिए बड़ा अच्छा है कि इसको वो अगर इनसाइड कंट्री भी इसको अगर ट्रांसपोर्ट करना चाहे, ज़्यादा दूर इसको भेजना चाहे, जैसे पोठोहार का हमारा फार्मर है, इसको कराची की चीज़ें बेच रहा है, तो यहाँ पे भी इसकी तो बड़ी ज़रूरत है। हाँ, मैं आपको बताती चलूँ तारिक साहब, अराउंड 30% फ्रूट आपका वेस्ट हो जाता है, क्योंकि आप पैकेजिंग ठीक नहीं करते। तो आप एक कील ठोक दें या वो जो वुड है वो अगर थोड़ा सा इधर से उधर हो जाए तो आपकी सारा फ्रूट ही वेस्ट हो जाए। बिल्कुल ऐसे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मसला ये है फूड वेस्ट का। जैसे रोशन पैकेजेस ने बड़ा अच्छा ये एक सोल्यूशन दिया है, इन्होंने मुख्तलिफ ग्रेड्स के, मुख्तलिफ इसके साइज़ के बॉक्सेस हैं, मुख्तलिफ फ्रूट और वेजिटेबल के बॉक्सेस हैं। तो अभी इनके साथ हमारी जो है मुख्तलिफ, जैसे उन्होंने बताया कि ये इसकी वजह से इसको लॉन्गली ट्रांसपोर्ट करना, इसके अंदर फ्रूट को लंबे अरसे के लिए प्रिजर्व रखना और इसकी वैक्सीनेशन और मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से भी इस बॉक्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा मैं जो समझता हूँ इसका ये भी है कि जो हमारा फार्मर एक ब्रांड करके अपनी चीज़ें बेचता है, अपनी ब्रांडिंग कर सकता है अपने नाम के साथ, तो ये इसके लिए एक्स्ट्रा से कुछ पैसे होते हैं या इसी आप बॉक्स की कीमत में ब्रांडिंग करके देते हैं? तो हमारा होता है 1 टाइम पॉलीमर चार्ज, या होता है आप अपने लोगों का छोटा सा पॉलीमर बनाते हैं, हम हर किसी उसके ऊपर कर देंगे, तो वो हम सिर्फ लोग 5000 3000 एक दफ़ा लेते हैं, प्रिंटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। या हम कहते हैं कि आप एक स्टिकर बनवा लें, 10 रुपये 20 रुपये 40 रुपीज़ का स्टिकर, और आप हमसे डब्बा उठाएं, अपना स्टिकर लगाएं और आगे बेचते जाएं। इससे ना कोई आपकी वो 1 टाइम कॉस्ट भी आपकी बहुत ही कम होती है और बहुत ही ईजी
ये वगैरह। बेहतरीन जी, हमारे फार्मर के लिए ये बहुत अच्छा जो रोशन पैकेजेस ने जो डब्बा मुतारफ़ कराया है, बॉक्सेज जो है इसकी पैकिंग के लिए, हम समझते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो फार्मर है इससे अपनी फ़ी एकड़ इनकम को बढ़ा सकता है और इसके साथ साथ अपनी जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस है उसको भी बहुत ज़्यादा कम कर सकता है। साजिद के बाद सिंधु साहब जी हमारे एक्सपर्ट्स हैं, बड़े रेगुलरली हमारे मुख्तलिफ इवेंट्स में ये बड़ी एक्सपर्ट्स अपनी राय देते हैं फार्मर्स के लिए। तो आज इन्होंने जो यहाँ पे ग्रेप्स यार्ड बना हुआ है इस पे एज ए टूरिस्ट भी आए हुए हैं। तो आज जो बड़ी स्ट्रेंज बात यहाँ पे देखी गई है कि मुख्तलिफ जो फ्लेवर्ड की, जैसे हमारे फार्मर्स ने बात की, हमारे एक्सपर्ट्स ने बात की, इन्हीं ग्रेप्स में जो है लीची का फ्लेवर आता है, इसमें मैंगो का फ्लेवर आता है, इसमें पीच का फ्लेवर आता है। तो मैं साहिद साहब से पूछूंगा, साहिद साहब सबसे पहले तो ये कंफर्म करें कि ये क्या चीज़ है ये। अच्छा, ये जी अभी फ़िलहाल तो पाकिस्तान में तैयार नहीं हुए हैं, ये पौधे जो हैं इम्पोर्टेड हैं। इनको पौधों को मुख्तलिफ़ मुल्कों से पाकिस्तान में इम्पोर्ट किया गया और अब इसकी लोकल ग्राफ्टिंग जो है वो शुरू कर दी गई है। और हैरान कुन तौर पे अंगूर के अंदर जो है वो लीची का जायका आ रहा है। ये इतना मज़े का है, जब अंगूर खा रहे हैं तो आपको फील होता है कि आप लीची खा रहे हैं। ये लीची का है और ये जनाब उसका पीच का है। पीच का है, आलू का है। बिल्कुल पीच का टेस्ट आ रहा है। और क्या कमाल का जायका, आपको फील होता है कि आपने दोनों चीज़ें, दोनों फल इकट्ठे मुंह में रखे हुए हैं और खा रहे हैं। इसकी फ्रेगरेंस, इसकी खुशबू जो है वो वही है जो कि लीची की है। बिल्कुल है। अच्छा, ये हमारे आम पौधों के ऊपर जैसे कि ये लगे हुए हैं, आम अंगूर की तरह इसी तरह ढेरों के ढेर, गुच्छों के गुच्छे लगते हैं। एक जिनका साइज़ बड़ा ज़बरदस्त है, बड़े बिग साइज़ के अंदर मौजूद है, और दूसरा इनकी प्राइस बड़ी कमाल की है। ये पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो 50 पाउंड्स पर किलोग्राम के हिसाब से बेचे जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ऊंची कीमत है। और अगर पाकिस्तान में भी देखें तो ये 1200 से 1500 रुपए किलो की कीमत में बेचे जा रहे हैं। और अगर हम एक एकड़ में एक पौधे, तकरीबन 800 पौधे लगाते हैं, अभी देखें 11 टन पर एकड़ की प्रोडक्शन है इसकी, तो आप देखें क्या कीमत बनती है जी इसकी। ये हाईली प्रॉफिटेबल है। 100 रुपये के हिसाब से उन्होंने बताया था ये 11 लाख रुपये बनती है। तो अगर इसकी कीमत जो है इस मार्केट में कम से कम 500 रुपये है और 1200 रुपये तक जाती है इसकी कीमत मैक्सिमम। तो 500 रुपये का मतलब है कि ये 50 लाख रुपए का पर एकड़ का चला जाता है। क्या बात। वैसे इसके बाद बताइए, ये जो है इसके जो फ्लेवर्ड में ये क्या टेक्नोलॉजी क्या है? ये टेक्नोलॉजी में इसकी 2 चीज़ें की जाती हैं जी। नंबर 1 तो ये किया जाता है कि इसको बड ग्राफ्टिंग की जाती है। एक पौधे को एज अ सोर्स, एज अ रूट स्टॉक लिया जाता है और दूसरे को इसके ऊपर क्रॉस करके उसके ऊपर लगाया जाता है। लेकिन जो आजकल जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है वो जेनेटिक मेकअप चेंज करने की, जिसको GMO भी कहा जाता है, ये वो भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अभी इसके अंदर जो है वो बड ट्रांसफ़र की जो टेक्नोलॉजी है, जो कि GMO से कुछ पहले की चीज़ है, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल सही। तो अभी जैसे अभी हम मौजूद हैं डॉक्टर नदीम अब्बासी और ग्रेप्स रिसर्च फार्म के ऊपर। तो ये डॉक्टर साहब जब जो वाइस चांसलर थे एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने ये मुख्तलिफ मुल्कों से यहाँ पे इकट्ठी की हैं वैराइटीज़। तो मेरा ख्याल है कि ये फार्मर्स के लिए बड़ा अच्छा है कि इसका कि फ्लेवर्ड जो हमारे फ्रूट्स हैं इसको प्रमोट करके वो अपने फी एकड़ से भी बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। मैं ख़ास तौर पे जो उन काश्तकारों से मुखातिब हूँ जिन्होंने पिछले 10 साल में अंगूर लगा के बहुत सारा नुकसान उठाया और उन्होंने अपनी फसल को ज़ाया किया या ख़त्म किया। अगर उनके पास आज भी उसके पुराने तने मौजूद हैं तो वो उसके ऊपर इसको ग्राफ्ट कर सकते हैं। मतलब उनके पिलर्स भी लगे हुए हैं, सारा कुछ तो लगा हुआ, उन्होंने सारी चीज़ें तो ज़ाया की हैं। तो बराए करम खट्टे वाले अंगूर मत लगाएं, वो अंगूर मत लगाएं जिन तक पहुंच नहीं है, जो कि मार्केट के अंदर अच्छे रेट के ऊपर बिक नहीं सकते हैं। सिर्फ वो अंगूर लगाएं जो कि आपको मीठे और महंगे बेचे जा सकते हैं, जो पंजाब की मार्केट में है। इस वक्त हम जिस फार्म पे खड़े हैं ना, ये ऐनुल यकीन है, ये हक्कुल यकीन है, ये आपके सामने लगे हुए हैं। इसके यहाँ से तोड़ें, इसको तोड़ के इसका टेस्ट चेक करें, ये आपको टेस्ट अपना खुद बताएगा। यहाँ से इसकी कलमें लें, यहाँ से इसके पौधे लें और वो पौधे जो हैं वो अपने फार्म के ऊपर लगाएं ताकि आपका फार्म भी वो पैसे कमा सके। बराए मेहरबानी घरों में बैठे रहने की बजाय इल्म सीखने के लिए अच्छे फार्म पे, यूनिवर्सिटीज़ में और रिसर्च स्टेशन पे तशरीफ़ लाया करें। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। तो डॉक्टर साहब बताइए कि पीर मेर अली शाह एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आप कौन कौन सी वैल्यूडेशन पे काम कर रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया तारिक साहब। ग्रेप्स का जब असल में सीज़न आता है, जब हार्वेस्टिंग का टाइम स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम होता है वो पोटोहार में वो मतलब कि गलट में ये प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाती है फार्मर के लिए। बिल्कुल ठीक। तो ये जो गलट में अवेलेबिलिटी होती है प्रोडक्ट की, इससे ये तक प्राइस
डिक्रीज़ हो जाती है। तो इसका एक अल्टरनेट जो हम बेस्ट सजेस्ट करते हैं वो ये कि हम इसमें कोई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स डेवलप कर लें। फॉर एग्जांपल एक जूस कंसनट्रेट डेवलप किया जा सकता है मार्केट में, जिसको प्रोसेस किया जा सकता है मिनिमली, और इसके अलावा हम रेजिन डेवलप कर सकते हैं। इस वक्त हमारी यूनिवर्सिटी में इस वक्त हम जो काम कर रहे हैं रेजिन के ऊपर, हमारे पास इस वक्त जितना भी मार्केट में रेजिन आता है उसका मोर देन 80% जो है वो अफगानिस्तान से इंपोर्ट होकर आ रहा है। सारा इंपोर्ट हो रहा है। तो हमारा जो अगर फार्मर इस कैपेबल हो कि इस अपने जो प्रोडक्ट है, इसी जो ग्रेप्स है, इसी से रेजिन खुद अपने फील्ड में खुद डेवलप करना शुरू कर दे, तो ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। तो आप फार्मर्स की इसमें ट्रेनिंग भी इसमें शामिल है? जी बिल्कुल, इस जो प्रोजेक्ट है इसमें हमने जो फार्मर्स की ट्रेनिंग भी रखी है। प्रोजेक्ट का नाम क्या है डॉक्टर? रेजिन की डेवलपमेंट के लिए जो प्रोसीजर है उसको हम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं कि वो कौन सा प्रोसीजर है जिससे बेस्ट रेजिन प्रोड्यूस कर सकते हैं हम अपने लिए और एक एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए, कि जो हमें अगर हमारे यहाँ पे जो वैरायटी जहाँ पे नहीं पसंद की जाती वो दूसरे कंट्री में हम जाके इंपोर्ट करें। बिल्कुल ठीक। इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें जो इसमें से हम, जैसे विनेगर्स है? हाँ, इसमें विनेगर भी इसमें डेवलप कर सकते हैं हम, इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। और मैंने जैसे बताया जूस कंसनट्रेट के हवाले से जो इस वक्त मैं एक जनरल सी फिजिबिलिटी आपको जो रेजिन के हवाले से वो शेयर कर देता हूँ। हमारे पास तकरीबन 11 टन के करीब ग्रेप्स प्रोड्यूस होते हैं। जो हमारे फार्मर्स हैं उन्होंने भी यही बताया कि 11 टन तक हमारी प्रोडक्शन 11 टन के करीब प्रोडक्शन होती है। और इसमें ना रेजिन में ना जो मिनिमम हमने मॉइस्चर रिटेन रखना होता है वो 16 to 20% होता है, ताकि उसकी जो च्यूबिलिटी है या उसकी जो एडिबल क्वालिटी है वो ठीक से हो। बेहतरीन। तो इस सारे को करने के बाद जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तकरीबन वो 1000 के राउंड अबाउट पर केजी रेजिन जो है वो सेल आउट हो जाते हैं मार्केट में। ठीक है। तो इस सारी चीज़ों को सब इसमें कितनी जो 11 जो हमारी टन जो प्रोडक्शन है इसमें कितनी रेजिन जो है ना वो इसमें से बनती है हमारे इसमें? 2 से 2.5 टन के करीब जो है ना वो हम रेजिन प्रोड्यूस कर सकते हैं 11 टन में से, क्योंकि हमने तकरीबन 70-80% जो है ना मॉइस्चर वो हमने रिमूव करना है उसका। और अगर हम उन्हें 1000 के हवाले से पर केजी के हिसाब से सेल आउट करें, जो मार्केट का इस वक्त प्राइस है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट का जो प्रॉफिट आता है जो कि एस्टिमेटेड है वो 20 to 28 मिलियन के करीब है, जो कि एस्टिमेटेड है। इसमें मैंने वो वाली कॉस्ट भी इंक्लूड किया है जो इसकी प्रोसेसिंग में आएगी, जो इसमें मतलब कि रेजिन डेवलपमेंट के दौरान जो कॉस्ट होगी उसकी। तो इसका मतलब 1 एकड़ से तो हम लाखों में करोड़ों में जो है ना वो जी इसमें बहुत ज़्यादा, में अगर वैल्यूडेशन में जाते तो इसमें से निकाल सकते हैं। जी बिल्कुल। हम इस जो कि प्राइस इस वक्त गलत में होती है, प्राइस इस वक्त ड्रॉप हो रही होती है, तो अगर फार्मर इस तरह अल्टरनेट में वैल्यू एडेड प्रोडक्शन में चले जाएँ तो इसमें हम डेफिनेटली उस प्रॉफिट को हम रिटेन कर सकते हैं लॉन्गर टाइम के लिए। डॉक्टर साहब दूसरा ये बताइए कि जैसे अभी हमने देखा कि पाकिस्तान में जो है अभी हमारे अमेरिकन गार्डन्स हैं या डिफरेंट हमारे जो ब्रांड्स हैं उनका जो सिरका पाकिस्तान में इंपोर्ट होके आ रहा है, अभी वो देख रहे हैं कि 8 लाख जो डॉलर है हमारा एनुअली उसका सिरका हम बाहर से इंपोर्ट कर लेते हैं। जबकि अगर हम लोकली हमारा देखें तो हमारा दित्तू के अलावा या चांद एक और ब्रांड के अलावा पाकिस्तान में और कोई ब्रांड ही नहीं है। बहुत थोड़े ब्रांड है। तो ये भी बड़ा ज़रूरी है हमारे फार्मर को पता चलना कि हम किस तरह इसकी मुख्तलिफ प्रोडक्ट बना के अपनी फी एकड़ इनकम को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। जी उस प्रोजेक्ट में ना एक एक्टिविटी ये भी है कि हम जो भी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उसका जो भी प्रोसीजर है उसके लिए फार्मर ओरिएंटेड ट्रेनिंग हम कर रहे हैं। और उसमें हमने पर्टिकुलरली जो वुमेन हैं जो एक रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, हम उनको कर रहे हैं, उस ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि ताकि वो इस चीज़ को अगर घर पे भी बनाना चाहें और बना के अपने डेली यूज़ के लिए या सिटी को सप्लाई करने के लिए बनाना चाहें अपने ब्रांड। ये तो बहुत वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है कि हमारा फार्मर जो है ना वो सीख रहा है इसको किस तरह वैल्यूडेशन प्रोडक्ट में, रेजन्स में और इसका सिरके में और इसके जूसेस में कन्वर्ट कर सकता है इससे। और देखिए आपने डाटा बताया तो ये तो आंखें खोल देने वाला डाटा है पूरा इसके अंदर। जी वाकई ये तो नाज़रीन जैसे आपने देखा कि जैसे हमारा जो मुल्क का किसान है तो अगर वो वैल्यूडेशन पे जाता है तो इसमें से बेशुमार पैसा जो कमा सकता है। हमारे मुल्क का जो यूथ है उसको देखिए वो किस तरह वो कश्तियाँ भर भर के वो हमारे यूरोप में जा रहा है, डिफरेंट कंट्रियों में जा रहा है, जबकि हमारे मुल्क में पूरे का पूरा फील्ड खाली पड़ा हुआ है। आज अंगूर में देखिए किस तरह की हमारा कोई एंटरप्रेन्योर्स नहीं है, कोई बड़ा ब्रांड इसका नहीं है, कितना पैसा हम इंपोर्ट के ऊपर लगा रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी उसी यूथ को अगर हम लेके जाएँ, एंटरप्रेन्योरशिप पे लेके जाएँ, उनको आइडियाज़ दें कि किस तरह इस खाली पड़े हुए मैदान के अंदर वो अपने अपने ब्रांड बना के इसी ग्रेप्स को लेके बहुत सा जो है ना वो ना सिर्फ हमारा ज़र मुबादला बचाने का बायस बन सकते हैं, बल्कि हमारा जो किसान है, जो उसके बच्चे हैं, जो हमारा यूथ है, वो बहुत सा पैसा जो है ना वो कमा सकता है। तो उम्मीद है कि हमारा आज का प्रोग्राम जो है ना वो आपको पसंद आएगा। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में नई मालूमात के साथ। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए किसान का पाकिस्तान, सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान।